हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची 6 शेड्यूल उन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहां आदिवासी जनसंख्या अधिक है। यह अनुसूची विशेष स्वायत्तता प्रदान करती है ताकि आदिवासी समुदाय अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों को स्वयं संचालित कर सकें। 6वीं अनुसूची केवल 4 राज्यों पर लागू होती है। इसके लिए ट्रिक याद रखिए, एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर मतलब कि 2 बार एम है। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका असम, टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, यम से हो जाएगा, यम से हो जाएगा आपका मिजोरम, मिजो मतलब मिजोरम, और एक यम से हो जाएगा आपका मेघालय। तो ये एटीएम स्क्वायर या एटीएम यम याद रखिएगा, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इसमें क्या शामिल है, त्रिपुरा या है, असम भी है, मिजोरम है, परंतु जो अरुणाचल प्रदेश है या नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल पर किए गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के नाम से गुप्त रूप से किया गया था। इन परीक्षणों में ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। मुख्य वैज्ञानिक जिनका योगदान था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम, मुख्य वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा आयोग थे इस समय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है अदालतों को या अधिकार की व संविधान के विपरीत बनाए गए किसी कानून या कार्यपालिका के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सके। भारत में यह शक्ति अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 आदि से प्राप्त होती है। यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और से ली गई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, यहां से जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट और ट्रेड एंड कॉमर्स की अवधारणा ली गई। यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली और विधि का शासन लिया गया है। यूएसए से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, और न्यूजीलैंड से कैबिनेट प्रणाली और लिखित संविधान का कुछ अंश लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपसे पूछा है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पनामा नहर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर के माध्यम से जोड़ती है। इसकी लंबाई कुल 82 किलोमीटर है। 1914 में पूरी हुई और इसे आधुनिक विश्व का अजूबा भी कहा जाता है। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच जहाजों की यात्रा का समय बहुत कम हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था। आपसे पूछा है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था। इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ। यह इंडो सार्सेरिक स्थापत्य शैली में निर्मित है। बाद में यह भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
बाकी विकल्पों की बात तो चार मीनार जो है वो 1591 हैदराबाद कुतुब शाही शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में 1921 में इसका उद्घाटन हुआ। इंडिया गेट दिल्ली में जो कि है प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की स्मृति में बना 1931 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी, लखनऊ अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता की थी, फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता की थी, परंतु रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता नहीं की थी। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, जो 19 से 20 मार्च 1940 को रामगढ़ बिहार में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष चुना गया था। बाकी बात है लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1936 इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और फैजपुर अधिवेशन इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, परंतु रामगढ़ अधिवेशन 1940 में जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आजाद थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहां शुरू हुई थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहां शुरू हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। पहली मेट्रो लाइन एसी बाग से टालीगंज के बीच शुरू हुई थी। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली भूमिगत मेट्रो सेवा है। दिल्ली में कब चली, तो दिल्ली में जो मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई वह 2002 से हुई। मुंबई में भी जिसकी शुरुआत हुई 2014 से हुई। बेंगलुरु यहाँ की मेट्रो सेवा 2011 में शुरू हुई थी, इसे नम्मा मेट्रो कहा जाता है। बेंगलुरु में जो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई 2011 से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जून को। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्मतिथि को समर्पित है। इसे 2007 से मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों विशेषकर युवाओं के बीच सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करता है। बाकी बात हो रही जून माह की, तो चलिए जून माह के महत्वपूर्ण दिवसों को जान लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं, तो 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाते हैं, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं, तो 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व विश्व संगीत दिवस मनाते हैं, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है। आपसे पूछा है कि संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 18 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख भाग 18 में किया गया है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं। आपातकालीन स्थितियों का उद्देश्य है देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखना। आपातकाल के प्रकार है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, कारण युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफलता। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, कारण देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा। बाकी विकल्पों की बात हो तो भाग 15 इसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। भाग 20 इसमें संविधान संशोधन से जुड़े प्रावधान हैं। भाग 21 इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान शामिल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे पूछा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
में शामिल है और कहता है कि राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है ताकि यह कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होकर न्याय कर सके। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आपसे पूछा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। इस घटना में जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। यह घटना रॉलेट एक्ट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और तीव्रता दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आपसे पूछा है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख साहब। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर चिंतारमण द्वारकानाथ देशमुख, जिसे सी.डी. देशमुख के नाम से जानते हैं। उन्होंने 11 अगस्त 1943 को पदभार संभाला और 30 जून 1949 तक इस पद पर रहे। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख साहब थे। पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न, पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ आरबीआई का 1949 में आरबीआई भारत सरकार के अधीन आया। वर्तमान गवर्नर जो इसके हैं 2025 में संजय मल्होत्रा साहब हैं। ये 26वें गवर्नर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माउंट कोसियस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा है कि माउंट कोसियस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट कोसियस है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर यानी कि 7310 फीट है। चलिए महाद्वीप वार सबसे ऊंची चोटियों की बात करते हैं। महाद्वीप एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर, जो कि नेपाल चीन में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, यह तंजानिया में है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बुस, या इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, या रूस में है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिन्सन, इसकी ऊंचाई जो 4892 मीटर है, या अंटार्कटिका में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी अभी हम लोग पढ़े हैं क्या है माउंट कोसियस इसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर है, ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ओंकांगुआ है, इसकी ऊंचाई जो 6961 मीटर है, या अर्जेंटीना में है। उत्तर अमेरिका यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डेनाली और इसकी ऊंचाई जो है 6190 मीटर, या अमेरिका में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। आपसे पूछा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जिसे नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। इसे ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। अन्य नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं और इसे स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। क्यों अलग है यह, तो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार शांति पुरस्कार की जिम्मेदारी नॉर्वे की संसद को दी गई थी, जबकि अन्य पुरस्कारों की जिम्मेदारी स्वीडन को दी गई है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड यहाँ WHO, WTO, रेड क्रॉस का मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। आपसे पूछा है कि भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950 में। भारत ने 1950 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, जो ब्राजील में आयोजित हुआ था, लेकिन भारत ने टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, तो भारत ने अंतिम समय में विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया। अब तक भारत फीफा वर्ल्ड कप में किसी भी संस्करण में नहीं खेल पाया है। फीफा का बात है तो फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल
इंटरनेशनल डे दे फुटबॉल एसोसिएशन फ्रेंच भाषा में है, जिसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो हैं। 2016 से फीफा का पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। विजेता थे उरुग्वे। फीफा विश्व कप कितने वर्षों में होता है? तो हर 4 वर्षों में फीफा विश्व कप होता है। फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में, फीफा वर्ल्ड कप जो अगला होगा वो 2026 में होगा। यहाँ मेजबान देश यूएसए, कनाडा और मैक्सिको 3 देशों मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। यह पहला विश्व कप होगा जिसमें 48 टीमें भाग लेंगी। फीफा की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279 ए। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का गठन अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया है। यह प्रावधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से जोड़ा गया। जीएसटी परिषद का कार्य क्या है? तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच जीएसटी से संबंधित मामलों पर सिफारिश करना, कर दरें, छूटें और नियम तय करना। अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य होते हैं सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 तक लागू रही। इसका उद्देश्य था कृषि पर बल देना, सिंचाई, बुनियादी ढांचे का विकास। योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे, अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। पहली योजना में प्राथमिकता थी कृषि पर थी। इस योजना की रूपरेखा हेरॉड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेम्बनाड झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर। इसे वेम्बनाड कायल भी कहा जाता है। यह झील रामसर साइट में भी शामिल है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। झीलों से अगर बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल की है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? आपसे पूछा कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें 1892 में लंदन के फिशम्बरी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। वह लिबरल पार्टी के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने भारत की आर्थिक शोषण नीति को उजागर किया और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर तक फैली है। यह झील झीलम नदी से बनी है और इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तैरते हुए फफूंदी के लिए, मुंडी के लिए से प्रसिद्ध है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, अभी हम लोग पढ़े हैं। भीमताल झील जो उत्तराखंड में है, और बारापानी झील उमियन झील से बोलते हैं मेघालय में। यह मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक नहीं है। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।